अब जरा ये देखिए, अब हम आ गए हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लेके कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए होता क्या है ये। तो पहली चीज, जैसे कि अब तक हमने कंप्यूटर को क्या सिखाया, अगर अब तक एज अ स्टोरी देखें तो कंप्यूटर में हमने देखा भाई हार्डवेयर उसको बताया कैसे माइंड का हार्डवेयर होता है, उसमें किस तरीके से डेटा को वो समझ सकता है, डेटा कैसे हमारे ह्यूमन डेटा को किस तरीके से वो अंडरस्टैंड करे, उसके लिए हमने डेटा टाइप बताया उसे, कैसे उस डेटा वैल्यूज को वो मेमोरी में स्टोर करे, उसके लिए हमने वेरिएबल्स बताए, और उसको याद रखे वो रखे कहाँ हुए हैं, तो हमने वेरिएबल बताया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऑपरेटर्स देखा, किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और आपका असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। उसके बाद हमने इनपुट देखा, किस तरीके से हम जो हमने वेरिएबल को हम जो वैल्यूज असाइन करते हैं, एज अ डेवलपर मैं जब कोड बना रहा हूँ तब ना असाइन करके जो भी मेरा कोड बनाए कोड यूज करे वो उस वेरिएबल को अपने तरीके से वैल्यू दे और उसके अकॉर्डिंगली मेरा कोड वर्क करे। तो हमने इनपुट देखा किस तरीके से इनपुट की वैल्यूज ली जाती हैं। अब आते हैं हमारे, और एक चीज और इनपुट वाले केस में मैं एक चीज आपको और नहीं, एक चीज बताना भूला, वो अभी देख लेते हैं। इनपुट वाले केस में एक चीज याद रखिएगा, इनपुट में जब भी आप कोई इनपुट लेते हैं, लेट से मैंने लिखा x इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, मैंने कहा एंटर योर एज, तो होगा क्या, मान लीजिए मैं तो एक नंबर डालूंगा एज ए यूजर, मेरे को दिखेगा एंटर एज करो तो मैं नंबर डाल दूंगा। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दो एक्स पे, वो वैल्यू हमेशा एक स्ट्रिंग की तरह आएगी। जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, इनपुट जो डेटा लेता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई कंप्यूटर को तो डेटा फर्क नहीं पड़ता, उसको तो उसके टाइप से मतलब है। तो इनपुट में जो भी डेटा दिया जाएगा वो डेटा प्राइमरली क्या रहेगा, वो रहेगा स्ट्रिंग। जो भी मैं डेटा दूंगा वो एज अ स्ट्रिंग अलॉट होगा एक्स को, एक्स के लिए वो क्या अलॉट होगा, हमेशा एज अ स्ट्रिंग। लेट से मैंने उसे 56 दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, स्ट्रिंग की 56, क्या रहेगी स्ट्रिंग में 56। समझ पाया। अगर मैंने मान लीजिए कोई नेम डाला, नेम तो है ही स्ट्रिंग, नंबर डालूंगा वो भी स्ट्रिंग बन जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए जो डिफॉल्ट वैल्यू है, इनपुट के थ्रू जो भी डेटा आता है वो उसको स्ट्रिंग बना देता है। बाकी आप चाहते हो यार स्ट्रिंग नहीं, वो नंबर की तरह इसके पास जाए, तो उसका तरीका क्या होता है, उसके लिए दो तीन फंक्शन है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपका इंट फंक्शन, इस ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी इनपुट की स्टेटमेंट हमने लिखी, ये सारी स्टेटमेंट को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। होगा क्या, तो ये क्या करेगा, ये डेटा वैल्यू जो जनरेट करेगा यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, मतलब लाइक दिस। अब होगा क्या, इंट इस 56 को क्या करेगा, एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसका जो स्ट्रिंग है उसको हटा के इसको कन्वर्ट करके नंबर बना देगा, नेम से वो इसको एक नंबर बना देगा। तो इंट इसलिए यूज होता है। वैसे ही फ्लोट, इंट होता है होल नंबर बनाने के लिए, फ्लोट होता है फ्लोट ब्रैकेट, ये होता है आपका डेसिमल नंबर बनाने के लिए, वैसे ही होता है कैर। अब आते हैं आगे। अब यहां ध्यान से देखिए कि जैसे पहली चीज, हम ये वाली चीज हमने समझी कहां के लिए, इनपुट के लिए। अब आते हैं हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो अभी तक हमने देखा, हमने इनपुट तक समझा दिया था। अब यार एक बात बताओ, कंप्यूटर को हमने क्या तक समझा दिया है कि भाई कैसे वो हमारे डेटा को समझे, ये सब हमने बता दिया। कंप्यूटर पे डेटा आ गया बेसिकली, अब तक हमने जितनी स्टडी करी इसके हिसाब से कंप्यूटर के पास डेटा आ गया। अब डेटा तो आ गया, अब मुझे ये बात बताओ, जैसे हम लोग हैं, हम लोग डिसीजंस लेते हैं, ये सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, हम लोग डिसीजंस लेते हैं, तो डिसीजन कैसे लिया जाए। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मुझको सुबह जल्दी उठना है, या फिर मैं कंप्यूटर को कहना चाहता हूँ भाई आप डिसीजन लो, तो वो जो कंप्यूटर डिसीजन लेता है उसमें हम इफ एल्स इन सब का इस्तेमाल करते हैं, इनके थ्रू वो डिसीजन लेता है, इसलिए इनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। इन कंडीशन स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। अब डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है, अब जैसे हमने बहुत स्टडी किया ह्यूमन कैसे डिसीजन लेता है, तो ज्यादातर ये देखा गया ह्यूमन ना एक कंडीशन के बेसिस पे ही हम ज्यादातर डिसीजन करता है। जैसे एग्जांपल, सुबह के 7 बजे तो मैं उठ जाऊंगा, मतलब मेरा उठना 7 o'clock होने के ऊपर डिपेंड करता है।
या फिर मैंने कहा कि भाई मम्मी जैसी घर आएंगी तो मैं खेलने चला जाऊंगा। मतलब मेरा खेलना मेरा खेलना एक डिसीजन है, जो कि मेरी मम्मी के आने के ऊपर मैटर करता है। आएंगी तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज वो होगा नहीं। मतलब एक डिसीजन हो रहा है कि किसी काम को करना है या नहीं करना। उसके लिए कंडीशन हमेशा लग रही है ज्यादातर। तो हमने क्या किया, हमने इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पे अपना कंडीशन स्टेटमेंट्स बनाया, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। अब ये होती कैसे है, देखिए सबसे बेसिक जो है, हम इसको एक एक करके समझेंगे, दो तीन है, एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए आपको डिसीजन लेना है, कंप्यूटर को कहना भाई डिसीजन लो तुम, लेकिन किसी कंडीशन के सिर्फ ट्रू होने पे लो। किसी कंडीशन के ट्रू होने पे आपको एक डिसीजन लेना है। लेट से मैंने कहा भाई कि एक काम करना कि यूजर से एक काम करो, एक्स की वैल्यू लो, और एक्स की वैल्यू उससे कहना कि ये एज है, आप एज एंटर करो अपनी। अगर तो देखो एक्स की वैल्यू बड़ी हुई या बराबर हुई 18 के, मतलब 18 से बड़ी हुई, तो प्रिंट कर देना तुम अडल्ट हो। बस इतना कर देना, प्रिंट कर देना तुम अडल्ट हो, वरना आप छोड़ दो, ऐसे कर दो। मैंने कहा ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमने क्या किया, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इफ का इस्तेमाल करते हैं। इफ इफ के साथ आता है देखो ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आप अपनी कंडीशन लिखते हो। जो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स थे वो उनका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो आप अपनी कंडीशन लिखते हो। मेरी कंडीशन क्या थी कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 18, और ये x में ये वाले कोड को अपना मान लेता हूँ, इसके आगे इंट लगा देते हैं ऐसे। तो वो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 18 है। अगर तो ये ट्रू हुआ, अब ये देखिए इसको लिखते कैसे, इसका सिंटैक्स समझो। इफ के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपकी कंडीशन स्टेटमेंट्स, कंडीशन स्टेटमेंट कि x ग्रेटर देन इक्वल 18। उसके बाद आपने लगाया कॉलन, ये कॉलन लगा के फिर अब ये देखिए यार, जिसने कोई और लैंग्वेज, मतलब जिस जो फर्स्ट टाइम लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा, उसको पता होगा कि ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में, कि भाई अगर मान लीजिए मेरे को बोलना है कि मेरी एक लाइन है, और इस लाइन के अंदर मेरे सब कुछ कोड, लाइन ऑफ कोड है जो इस पर्टिकुलर कोड के अंडर आते हैं, तो उसको हम ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। तो मान लीजिए मुझे इफ के अंदर कुछ कोड लिखना है, इफ जो मेरी इफ जो मेरी स्टेटमेंट है इसके अंदर मुझे कोड मेंशन करने हैं, जिससे लोगों को पता लगे भाई ये वाले कोड एग्जीक्यूट करने हैं। तो करेंगे कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे और लैंग्वेजेस में करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बहुत होता है, कि इसके अंदर जो कोड लिखे जाते हैं वो एक सेट ऑफ कोड माने जाते हैं, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, ये सेट ऑफ कोड उस स्टेटमेंट के ऊपर मैटर करेंगे। लेकिन पाइथन में हम करली ब्रेसेस का यूज ना करके हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडेंटेशन का, स्पेस का। कि स्पेस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा कोड कहाँ आता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इफ, इसके बाद लेट से मैंने यहाँ पे एक बार स्पेस दे दिया, उसके बाद एक बार स्पेस देके मैं जितना भी लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, एक बार स्पेस देके जितना भी लाइन ऑफ कोड ये मैंने लिखा, ये सारा का सारा इफ के अंडर माना जाएगा, कि ये इफ के अंडर है। अब ये अंडर ऑफ कोड क्या है, ये थोड़ा समझो। अब मान लो मैंने जैसे बोला था कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, मैंने कहा भाई 7 बजेंगे तो मैं खेलने जाऊंगा, या घर पे मम्मी आएंगी तब मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, मैंने ऐसा बोला। तो इसका मतलब एक टास्क होना जरूरी है एक कंडीशन के ट्रू होने, ट्रू या फॉल्स होने पे। तो यहाँ पे हम तो ट्रू होने की बात कर रहे हैं, मतलब एक कंडीशन ट्रू हुई तो मतलब कुछ टास्क परफॉर्म होना है। अब यहाँ कंप्यूटर के केस में टास्क क्या है, लाइन ऑफ कोड, कि भाई मैंने इस इफ के अंदर एक सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड डाल दिया, सेट ऑफ कोड डाला जो कि एग्जीक्यूट ही तब होगा जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं कैसे इसको समझ सकता हूँ, लेट से बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे इफ आ गया, और ये लाइन ऑफ कोड इफ के अंदर है, फिर उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड है। तो देखिए ये वाला कोड तो रन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये इफ के अंडर वाला जो कोड है, ये रन सिर्फ तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर तो देखो ये फॉल्स हो गई, तो ये सारा का सारा जितना भी ये पार्ट है हमारा, वो इसको स्किप करके इस वाली लाइन से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। मतलब इफ ने क्या किया, एक सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड को अपने अंडर रखा,
और ऐसे रखा कि जब तक इफ के साथ जो कंडीशन है वो ट्रू ना हो, वो सेट ऑफ कोड रन ना हो। ट्रू होगी तो वो सेट ऑफ कोड भी इंक्लूड होगा हमारे एग्जीक्यूशन में, अदरवाइज वो सेट ऑफ कोड इंक्लूड नहीं करेगा। समझ पाए आप? तो यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि उसके अंडर आता है, तो अंडर आने के लिए ही हम इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, कि आपने इफ लिखा, इफ के बाद हो सके हम मिनिमम एक स्पेस तो होना चाहिए। आप 4 5 20 30 जितना मर्जी दे सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको एक स्पेस देना होगा, सो दैट कंपाइल जो हमारा इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो समझ जाएगा कि इफ के बाद का जो कोड लिखा है वो इस इफ के अंडर आता है। और इसी के साथ साथ जितनी भी लाइनें ऐसे लिखी जाएंगी, वो सारी लाइनें इस इफ के अंडर आएंगी। और उसके बाद जैसे ही आप इफ के साथ में मतलब इफ की लाइन में ही ऐसे इंडेंटेशन पे ऐसे लिखेंगे, तो वो अब कोड इफ के बाहर माना जाएगा। और ये जितना भी सेट ऑफ कोड बन गया है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये सारा इफ के अंडर आ गया। मतलब ये इफ का ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, कि इफ का अब ये ब्लॉक है, ये भी इफ का ब्लॉक है, कि इफ की कंडीशन जब ट्रू होगी तब ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एक ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। एक चीज होती है आपके सिलेबस में भी होगी, ज्यादातर के होती ही है, उसको हम कहते हैं फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फ्लो डायग्राम होता क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं एक बार। फ्लो डायग्राम बेसिकली क्या होता है, कि हम क्या करते हैं कि भाई कुछ हमने वो बना रखे हैं डायग्राम्स, उसके थ्रू हम वो चीज मेंशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है एक डायग्राम, इसको हम यूज करते हैं कंडीशन के लिए। और ये हमारा हो गया, सॉरी बॉक्स में नहीं, बॉक्स के तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइंस का इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, फ्लो दिखाने के लिए, कि फ्लो किस तरफ जा रहा है। फ्लो मतलब बेसिकली नेक्स्ट लाइन या फ्लो बना बताने के लिए लाइन का इस्तेमाल करते हैं। सर्कल का, एम्प्टी सर्कल का हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, स्टार्ट के लिए, कि कोड कहाँ से शुरू हुआ। वहीं पे एक फिलर सर्कल का इस्तेमाल करते हैं हम एंड लिखने के लिए। तो ये हो गया 4 चीजें, इसके थ्रू हम बात करते हैं। मान लीजिए मुझे इफ के लिए बताना है, मैंने क्या कहा, मैंने एक कोड को शुरू किया। उस कोड में लेट से पहले मैं कोड लिख देता हूँ, फिर हम इस पे इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहला कोड लिखते हैं हम अपना। लेट से मैंने कहा एक्स एक वेरिएबल है मेरा, इसको इंटीजर टाइप का इनपुट चाहिए, तो इंट हो गया, ब्रैकेट में इनपुट ले लिया मैंने। इनपुट एंटर योर एज। तो अब ये चीज यूजर से एंटर पर करवाएगी एज। उसके नेक्स्ट लाइन मैंने क्या कहा, इफ कंडीशन लगा दी, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 18, मतलब एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल 18 हुई, इन पर्टिकुलर इन दैट सिचुएशन, हम स्पेस देके इंडेंटेशन लगा के अपना कोड लिख देते हैं, प्रिंट प्रिंट यू आर एन एडल्ट। एक ये चीज हमारी आएगी, अब यू आर एन एडल्ट ये होगा। ये 3 लाइन का कोड है। अब इसको अगर मुझे समझाना हो, अब देखिए फ्लो डायग्राम हो गया, एक होता है सूडो कोड, अलग अलग ऐसे होते हैं शॉर्टकट तरीके। तो फ्लो डायग्राम होता क्या है, मान लीजिए आप हो, आपको अपना कोड समझाना है किसी एक ऐसे पर्सन को जिसको कोडिंग नहीं आती उतनी, लेकिन उसको आपको समझाना है कि भाई मेरा प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। एक ऐसे पर्सन को जिसको जो कि एक कह सकते हो आप नॉन प्रोग्रामिंग नॉन उसके डेवलपर है, नॉन डेवलपर जो कोड नहीं बनाता, जिसको कोडिंग नहीं आती, उसको समझाना है कि
मेरा ये कोड कैसे काम करता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए हम फ्लो डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्लो डायग्राम को समझने के लिए हमें कोड आना जरूरी नहीं है, बस हमें ये पता लग जाता है हमारे सॉफ्टवेयर का फ्लो कैसा है। तो जैसे हम इसका अगर फ्लो बताना चाहें, कैसे बताएंगे। मैंने कहा मेरा कोड हुआ स्टार्ट, स्टार्ट के बाद क्या हुआ, उसे मिला इनपुट, उसने कहा एंटर एज, एक्स इक्वल टू एंटर एज। ये मेरा होगा एक पार्ट, एंड इनपुट हो गया। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ये हमने लगाया। कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 18। और उसके बाद यहां से देखो दो ब्रांचेस जाएंगी, दो ब्रांचेस ही क्यों, क्योंकि उसके ट्रू होने पे एक चीज होगी और ना ट्रू होने पे दूसरी चीज। अगर तो देखो वो ट्रू होता है तो होगा क्या, एक आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या, यू आर एन एडल्ट, ये लिखा हुआ आएगा। और एक अगर फॉल्स रहा तो वो नीचे जाके एंड हो जाएगा कोड का, और यहां से वो यहां आ जाएगा फ्लो। तो ये देखिए, अब आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से मेरा काम कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई पहली चीज, एंटर किया मेरा कोड, उसने इनपुट मांगा, इनपुट मांगते ही फिर कंडीशन चेक हुई, अगर वो ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा और वो खत्म हो जाएगा, अगर तो फॉल्स हुआ तो वो खत्म हो जाएगा कोड। ये होता है फ्लो डायग्राम, समझने के लिए कि आप किसी भी कोड का फ्लो डायग्राम तो बना ही सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी कंपनी है। अब एक कंपनी में देखा जाए तो यार ऐसा नहीं होता ना, सारे के सारे टेक्निकल बंदे हैं, अनलेस सारी टेक्निकल ना हो, वरना तो ज्यादातर कंपनी में सिर्फ टेक्निकल पर्सन नहीं होते, उसमें बहुत सारे और भी पर्सन होते हैं। ऐसे मान लीजिए आपकी कंपनी में एक है सीईओ पर, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक है कोडर डिपार्टमेंट। अब ऐसा तो नहीं यार कोडर डिपार्टमेंट ही जाने के भाई मेरा सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, मार्केट वालों को पता ही ना हो, उसको बस ये पता है एक सॉफ्टवेयर है जो चलता है। अब मार्केट है, कोई बड़े पर्सन है, उनको समझाना पड़ेगा ना मेरा कोड काम कैसे कर रहा है। अब उसके लिए हम उन्हें कोडिंग तो सिखाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं अपने पूरे कोड को एक डायग्रामिकली प्रेजेंट कर देते हैं, सो दैट, सॉरी ये हम मैं ऊपर कर देता हूँ, ये आप देख पा सकते हैं आप। हम्म। तो हाँ, यहाँ पे आते हैं, दोबारा आते हैं, एक बार ये देख सकते हैं आप दोबारा, मैंने उस टाइम थोड़ा छिप गया था मेरे पीछे। तो इसको देखिए, तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी आपका मतलब कंपनी है उसमें जो अदर पर्सन है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनको अगर मुझे समझाना है कि भाई साहब ये कोड मेरा काम कैसे कर रहा है, उनको मैं इन डायग्राम्स के थ्रू समझा सकता हूँ विदाउट गिविंग देम नॉलेज ऑफ मेन कोडिंग, मेन स्ट्रीम, कि भाई कोडिंग कैसे होती है ये बताना जरूरी नहीं है, बस ये बता देना मेरा कोड वर्क कैसे कर रहा है वो आसान है इसके थ्रू। तो इसके थ्रू वो समझ सकते हैं मेरा कोड काम कैसे कर रहा है, एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड पर्सन भी अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वहां पे हम इस चीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो आप अगर 11th 12th क्लास में है या ग्रेजुएशन में है तो इसका इस्तेमाल काफी होता है। आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा राइट अ प्रोग्राम करके, फिर उसके बाद एंड में बोल सकता है कि भाई ऑल्सो ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ दिस कोड, बोल सकता है, नॉर्मल चीज है। तो इसको आप इस्तेमाल करें, अच्छी चीज है। बाकी हम जितनी भी और देखेंगे सबका हम एक-एक करके इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ दोबारा आते हैं, यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया था आपको। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि उसके अंडर आना। अगर आप सेम लाइन में ये सारा कोड मेंशन कर देंगे तो क्या होगा, तो कंप्यूटर को पता नहीं लगेगा कौन सा कोड किसके अंदर, एक ही लाइन वो सबको अलग अलग लाइन समझेगा। लेकिन वहीं पे इफ के बाद जो ये प्रिंट है, अगर ये एक स्पेस के बाद लिखा जाए तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है कि जो अगली लाइन है वो इफ के अंडर आती है। अगर ऐसा करेंगे तो देखिए ये एरर आएगा, इंडेंटेशन एरर। ये इसी चीज को इंडिकेट करता है कि भाई आपने इंडेंटेशन में गड़बड़ कर दी है, कि ये जो पार्ट है ये इफ के अंदर आना चाहिए था लेकिन आपने बाहर लिखा है। तो इंडेंटेशन एरर ये होता है आपका। अब देखिए एल स्टेटमेंट, ये अगली स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने क्या देखा इफ के थ्रू, कि भाई कंप्यूटर मेरा डिसीजन ले रहा है लेकिन किसी कंडीशन के सिर्फ ट्रू होने पे, कि मैंने उसको कोई कंडीशन दी, उसके सिर्फ ट्रू होने पे वो कुछ काम कर रहा है, उसके फॉल्स होने पे वो कुछ काम
करे कि मतलब किसी कंडीशन के ट्रू होने पे भी कुछ करे, फॉल्स होने पर भी कुछ करे, तो मैं एल्स का भी इस्तेमाल करता हूं। इफ के साथ साथ एल्स का इस्तेमाल होता है। समझ पाए आप कि इफ कब इस्तेमाल होता है? सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने पे मुझे कुछ काम करवाना हो। लेकिन मैं चाहता हूं यार कि इफ के ट्रू होने के साथ साथ फॉल्स होने पर भी कुछ हो जाए, उसके फॉल्स होने पर भी कुछ काम हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा शाम के 7 बजे अगर मम्मी आ गई, मैंने कहा अगर मम्मी आ गई तो मैं खेलने जाऊंगा, नहीं आई तो मैं पढ़ लूंगा। मतलब मम्मी के आने पर, आने के ट्रू होने पर भी कुछ करोगे आप, फॉल्स होने पर भी आप कुछ कर रहे हो। तो मतलब एक ही चीज की दो कंडीशन पे आप काम कर रहे हो, ट्रू होने पर भी फॉल्स होने पर भी। तो ऐसे में हम इफ के साथ साथ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 18, मतलब वही एज वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो प्रिंट कर दो यू आर एन एडल्ट। एडल्ट प्रिंट कर देते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहां लिखा एल्स, अब एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आती, वो इफ की कंडीशन के साथ साथ काम करता है। एल्स फिर अगेन इंडेंटेशन स्पेस देके प्रिंट नॉट एन एडल्ट। तो ये क्या हुआ? इफ की कंडीशन अगर तो ट्रू हुई तो ये रन करेगा, फॉल्स हुई तो ये रन करेगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक ही कोड रन करेगा, एक ही ब्लॉक रन करेगा। या तो इफ का ब्लॉक रन करेगा या तो फिर एल्स का करेगा, दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन के या तो ट्रू होने पे कुछ होगा या तो फॉल्स होने पे होगा। और एक कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स, दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकती। तो इसीलिए इस तरीके से लिखा जाता है। एक बार इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ पाओगे आप। उससे पहले जरा ये देखिए, ये मेरा एग्जांपल है ए और बी का, ग्रेटर वैल्यू का। ए के पास एक वैल्यू है, बी के पास एक वैल्यू है। मैंने कहा क्या अगर बी बड़ा है तो प्रिंट कर देना बी इज ग्रेटर देन ए, अदरवाइज प्रिंट कर देना बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। समझ पाए आप? यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई चेक किया क्या बी ए से बड़ा है, अगर है तो प्रिंट कर दो भैया बी ए से बड़ा है, अन वरना प्रिंट कर देना एल्स, मतलब अगर इफ का फॉल्स हो जाए तब ये प्रिंट कर देना। इसी चीज को एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैंने अपना कोड स्टार्ट किया। स्टार्ट के बाद पहली चीज एंटर करवाया एज, एंटर एज एक्स इक्वल टू एंटर एज, तो मैंने एक्स की वैल्यू ले ली। आफ्टर दैट कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट क्या, इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल 18, क्या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 18 है? तो यहां से दो ब्रांचेस निकलेंगी, एक ट्रू होने पे, एक फॉल्स होने के लिए। तो ट्रू होने पे क्या हुआ, एक आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आया, एडल्ट, प्रिंट एडल्ट। फॉल्स होने पे क्या आया, प्रिंट नॉट एडल्ट। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा एक फ्लो चला और आखिरी में जाके वो एंड हो गया। ये चीज एरो के थ्रू आप फ्लो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इसके फ्लो को, तो समझिए जरा ध्यान से। सबसे पहले मेरा कोड स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसने एज एंटर करवाई, फिर आया आगे, उसने कंडीशन चेक करी, अगर तो कंडीशन ट्रू हुई वो इस तरफ मुड़ गया, आगे बढ़ा, एडल्ट प्रिंट कराया, इधर आया, यहां से कोड को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती तो वो ये प्रिंट कराता, फिर कोड को एंड में ले जाता। मतलब एक वक्त पे या तो मेरी ये वाली ब्रांच, एक सेकेंड, या तो मेरा ये वाला पार्ट काम करता या तो फिर ये वाला पार्ट, इन दोनों में से कोई एक ही चलता। तो इफ के मतलब वही चीज, ट्रू होने पे ये हो, फॉल्स होने पे ये हो। ये है फ्लो चार्ट ऑफ इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स में भी एज का फ्लो चार्ट है ये।
अगर इफ एंड एल्स का मुझे बनाना हो, सिर्फ इफ एंड एल्स का, तो देखिए मैं क्या कह सकता हूं, ये इफ ट्रू डू समथिंग, फॉल्स डू समथिंग, एंड एट द एंड। ये इफ एल्स का हो गया। सेम इफ के लिए अगर मुझे बनाना हो, इफ फॉल्स एंड ट्रू डू समथिंग एंड एंड। समझ पाइए, इफ का हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सिर्फ इफ का बनाओ जिसमें कोई कोड ना हो, तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर कोई इफ एल्स का बनाओ जिसमें कोई कोड ना हो, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं। तो ये था इफ एंड एल्स। क्या वो छोटी नींद आ रही है क्या भयानक? पानी पी ले थोड़ा सा। हम्म। समझ आया तुझे वैसे इफ एल्स वाला? ये बेसिकली जैसे मैंने बताया ना, कंप्यूटर अपनी उसके लिए लेता है, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसी के थ्रू हम उसे बताते हैं कि डिसीजन लेना है। अब आते हैं दोबारा यहाँ पे। अब देखिए, अब तक हमने देखा इफ और इफ एल्स। तो इसके थ्रू भी देखिए, अगेन अब तक हम क्या देख रहे हैं कि हम एज अ डेवलपर कंप्यूटर को कैसे बताएं कि भाई तेरे को डिसीजन लेना है यहाँ पे। अगर किसी चीज के ट्रू होने पे सिर्फ कुछ काम कराना है, तो इफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी चीज के ट्रू या फॉल्स दोनों पे कुछ अलग अलग वर्क करवाने हैं, कि ट्रू पे भी मुझे कुछ करवाना है अगर ट्रू हो तो, अगर फॉल्स हो तब भी कुछ और काम कराना है, तो मैं इफ एल्स का इस्तेमाल करता हूं। वहीं पे एक थर्ड स्टेटमेंट आती है, एल इफ। इसको देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल इफ होता क्या है? एल इफ एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कैसे लिखते हैं, पहले हम कोड देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले आप इफ एक कंडीशन लगाते हो, इफ कंडीशन, फिर उसका अपना ब्लॉक को, ब्लॉक ऑफ कोड। अब तक हम देखिए ब्लॉक ऑफ कोड में एक एक लाइन ही लिख रहे थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है एक ब्लॉक में एक लाइन है, एक से ज्यादा भी आ सकती है। वो तो बस समझाने के लिए मैं एक एक लाइन दिखा रहा था आपको। जब हम रियल में कोड बनाएंगे तो वो एक से ज्यादा ही रहेंगी वो लाइनें। तो ब्लॉक इफ का ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद आप लिखते हो एल इफ, ई एल इफ। फिर इसमें भी एक कंडीशन आती है, लेट से ऊपर वाली कंडीशन वन थी, ये कंडीशन टू है, और इसका ब्लॉक टू है, ऊपर वाले का वन है। सेम एल इफ कंडीशन थ्री, ब्लॉक थ्री। ऐसे कर करके आप जितने मर्जी एलिफ लगा सकते हैं। अब ये एलिफ करके मैंने लगाता चला गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एलिफ एलिफ ये आ गया। आखिरी में हम एल्स लगा सकते हैं, ये मेरी मर्जी है। मैं एल्स लगा भी सकता हूं और नहीं भी। पहले चलिए विदाउट एल्स बात करते हैं। पहले मान लीजिए इफ है और एलिफ है बस। तो ये काम कैसे करता है, तो इसको समझने के लिए आप समझिए। जैसे मान लीजिए, आपको मैं एक सिंपल चीज समझाता हूं, उसके थ्रू आप जल्दी समझ जाएंगे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, वन, टू, थ्री एंड फोर। चार ऑप्शन है। अब एमसीक्यू है ये, कि जिसमें से चार में से कोई एक ऑप्शन ट्रू है, एक ऑप्शन होना है। तो आपने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मार रहे हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए अगर पहला मुझे लग रहा है मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो क्या मैं बाकी तीन ऑप्शन देखूंगा? अगर मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट है, एक एक करके मैं पढ़ रहा हूं ऊपर से नीचे। मान लीजिए पढ़ते हुए मुझे पता लग गया पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है, तो क्या मैं अगले तीन देखूंगा? बिल्कुल नहीं। जैसे मेरा पहला करेक्ट हुआ, मेरा आंसर सही है, बाकी तीन देखूंगा भी नहीं। लेकिन अगर मेरा पहला गलत हुआ, तब मैं अगला देखूं, क्या अगला सही है? जैसे अगला सही हो, फिर मैंने अगले दो को इग्नोर कर दिया, उनको नहीं देखूंगा फिर मैं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार ये भी गलत है, तब मैं इसके अगले पे गया, उसको चेक किया। अगर ये भी गलत हुआ, तब मैं आखिरी वाले पे जा गया कि भाई ये भी गलत हो सकता है, नहीं भी। तो पहली चीज, हम अभी तक हम तीन पे ही रहते हैं, चौथे वाले में हम एल्स में बात करेंगे। तो मान लीजिए हम ये मानते हैं कि एक भी अगर ऑप्शन ना हो, आखिरी भी चलिए गलत है।
तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे अगर कोई आंसर करेक्ट होता तो आगे वाली पोजीशन, आगे वाले ऑप्शंस को मैं देखता भी नहीं। वैसे एलिफ का भी तरीका है। मान लीजिए अगर आपकी कंडीशन वन हो गई है ट्रू, तो आपका ब्लॉक वन एग्जीक्यूट होगा और बचे हुए जितने भी एलिफ हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उनको उनको वो देखेगा भी नहीं। हमारा इंटरप्रेटर इन सारे कोड को स्किप करके आगे बढ़ के जो बचे हुए कोड है, लेट्स से इनसे पहले भी कोड थे इनके बाद भी है, तो आगे के कोड पे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर इसकी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तब वो एलिफ पे आएगा अगली कंडीशन पे। और कंडीशन सेकंड अगर ट्रू हो गई तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, और फिर थर्ड ब्लॉक को, थर्ड कोड को स्किप करके, मतलब थर्ड एलिफ को, वो आगे बढ़ जाएगा कंडीशन थ्री को स्किप करके। लेकिन मान लीजिए अगर ये भी फॉल्स हो जाए, तब वो अगले एलिफ पे जाएगा, और ये भी फॉल हो गया तो फिर तो अगले लाइन ऑफ कोड को तो रन होना ही है। बस यहाँ पे क्या है, जितना भी ये इफ एलिफ लिखा है, इनमें से कोई एक ही रन होगा, सारे नहीं होंगे। वहीं पे फाइनली अगर मैं यहाँ पे एल्स का इस्तेमाल कर दूं आखिरी में, लेट से एलिफ तक अभी हम चल रहे थे, मैंने आखिरी में एल्स का इस्तेमाल कर लिया, तो होगा क्या, लेट से ऊपर के सारे इफ और एलिफ सब खत्म हो गए थे, तो आखिरी में मैंने एल्स का ऑप्शन रखा कि यार चलो सारे खत्म सही, एल्स तो काम करेगा। वैसे ही जैसे कंडीशन वन टू थ्री चलो सारी फॉल्स हो गई, फोर तो सही ही है, फोर तो गलत नहीं हो सकता, तो इस तरीके से तब हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम एलिफ का इस्तेमाल करते हैं। एलिफ को हम कहते हैं कि भाई मल्टी स्टेटमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एलिफ का। लेट से इसका एक एग्जांपल लिया जाए, कैसी जगहों पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेट से मैंने आपसे कहा कि भाई आ, हाँ, मैंने कहा अगर तो मेहमान आ रहे हैं, लेट से मेहमान आ रहे हैं, मैंने कहा अगर मामा आए तो हम घूमने चलेंगे। मैंने कहा चाचा आए तो मैं सोने चला जाऊंगा। मैंने कहा पापा आए तो मैं पढ़ ओ पापा कह रहा हूँ, लेट से मैंने कहा नाना आए तो मैं पढ़ने लग जाऊंगा। दादा आए तो मैं उनसे पैसे लेके घूमने जाऊंगा। समझ पाए आप? तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कंडीशन के होने पे चीजें लगाई। पहले तो मैंने पहले देखा क्या वो नाना है, अगर होते तो उनकी कंडीशन ट्रू हो जाती, बाकी सबको इग्नोर आगे। वो नहीं है तब दूसरा देखा क्या वो मामा है तो फिर उनकी कंडीशन ट्रू, बाकी आगे। फिर नहीं है तो फिर चाचा। इस तरीके से आप एक एक करके उनको गो थ्रू करके आप आगे बढ़ते हैं। कोई भी एक ट्रू हो जाए तो बचे हुए जो हमने अभी तक चेक नहीं किया उनको स्किप कर देते हैं। अगर उनको चेक कर लिया तो आगे, तो अगर वो ट्रू हुई तो वहीं पे रुक जाते हैं। समझ पाए आप एलिफ का तरीका? कोड देख लेते हैं और अच्छे से समझ पाओगे। ये कोड देखिए आप, यहाँ पे ए की वैल्यू है 200, बी की वैल्यू है 33। मैंने इफ में लिखा अगर तो बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो प्रिंट कर देना बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ऐसा नहीं है तो अगली कंडीशन चेक करो क्या ए बी के बराबर है। अगर ट्रू हो जाए तो तब प्रिंट कर देना भैया ए बी के बराबर है। अगर ये भी ना हो तो आखिरी में तो भैया ये तो प्रिंट कर ही देना। जब सारे ही इफ और एलिफ फॉल्स हो जाएं तब एल्स का इस्तेमाल होता है। जब सारे ही इफ और एलिफ फेल हो जाएं या फॉल्स हो जाएं तब हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज एक भी इफ या एलिफ ट्रू हो जाए तो उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सबको स्किप करके हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब एक ही फ्लो का पार्ट होते हैं। जैसे इसका अगर फ्लो डायग्राम मैं बनाना चाहूं कैसे बनाऊंगा, मैंने कहा ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूं जनरल में। तो ये स्टार्ट, यहां पे इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो एलिफ, ट्रू हुई तो कोड ब्लॉक वन और एंड। फॉल्स हुई एलिफ, ट्रू हुई ब्लॉक टू और एंड। अगर फॉल्स हुई तो अगला एलिफ, फॉल्स हुई तो उसका अगला, ऐसे करते करते आखिरी में हम, लेट से मेरा एल्स है तो एल्स वाला पार्ट, उसका ब्लॉक, एल्स ब्लॉक और एंड। ये हो गया मेरा जनरल फ्लो डायग्राम ऑफ एलिफ। आप जितने मर्जी एलिफ लगा के ये कर सकते हो, आखिरी वाला एल्स का था।
तो फॉल्स होते 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 बेचारा आखिरी वाला भी अगर फॉल्स हो जाए तो फिर तो एल्स वाला काम करके अपना भाग जाएगा। इस तरीके से ये हो गया एलिफ का, कि भाई जितने भी मेरे पास ब्लॉक्स हैं, ये सॉरी ब्लॉक मैंने लिखा नहीं, ब्लॉक है, इनमें से कोई एक ही रन करेगा, सारे नहीं कर सकते। समझ पाए आप? ये है एलिफ का तरीका, कि एलिफ में कैसे कोड करते हैं। वहीं पे आखिरी है हमारा ये कंडीशनल स्टेट, ओ सॉरी, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का ये आखिरी पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी देखिए वर्ड जो नेस्टेड इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब सिंपल इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेस्ट। अब नेस्ट कैसा होता है? नेस्ट होता है घोंसला, आपका चिड़िया का घोंसला जिसको हम नेस्ट कहते हैं। वो किस तरीके से बना होता है कि एक के अंदर एक के अंदर एक तिनका लगा होता है, या एक के अंदर एक के अंदर एक जड़ लगा के उस तरीके से वो अपना घोंसला बनाती है, पत्ते या कुछ भी लगा के, तने लगा के। तो वो एक के अंदर एक होता है, तो वही चीज यहाँ पे है कि एक के अंदर एक के अंदर एक इफ एल्स अगर हो तो उसको हम कहते हैं इफ नेस्टेड इफ एल्स। जैसे एग्जांपल, मैंने कहा मेरे इफ एक कंडीशन है ना, कंडीशन वन, अगर ये ट्रू हुई तो इसके अंदर एक और कंडीशन है, कंडीशन टू, इसको ट्रू हुई तो इसका कोड रन होगा, अदरवाइज एल्स का कोड रन होगा। और ये दोनों इफ एल्स इस इफ के अंदर आ रहे हैं। समझ पाए आप? इस इफ के अंदर आ रहे हैं, तो नेस्टेड इफ एल्स कि एक कंडीशंस के अंदर कंडीशन लगा देना, कंडीशन की अंडर कंडीशन लगा देना। तो इसको ध्यान से समझो, इसका एग्जांपल समझना चाहें तो मैं क्या कह सकता हूं। मैंने कहा कि भाई आ, शाम के जैसी 7 बजेंगे, मैं खेलने जाऊंगा। शाम के जैसी 7 बजेंगे, मैं खेलने जाऊंगा। और जहां मैं खेलने जा रहा हूं, मैं खेलने जाऊंगा, वहां पे अगर बैट मिला तो क्रिकेट खेल लेंगे, नहीं तो हम वहां पे बैट मिला तो क्रिकेट खेल लेंगे, नहीं तो वहां पे पार्क में घूम के आ जाएंगे। तो आपका पार्क में घूमना या पार्क में क्रिकेट खेलना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके टाइम 7 o'clock हुआ है या नहीं हुआ। 7 o'clock होगा तभी आप पार्क में क्रिकेट भी खेलोगे या फिर पार्क में वॉक करके आ जाओगे। ये दोनों काम एक कंडीशन पे मैटर कर गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक कंडीशन के अंडर कंडीशन आ जाना। ऐसी सिचुएशन में ही हम नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड इफ कह लो, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप अपने तरीके से इसे नेस्टिंग कर सकते हो। जितना ज्यादा आप कंडीशंस का एक मायाजाल कह लेते हैं, मायाजाल बनाओ, उतना आप बना सकते हो आराम से। उसके थ्रू आप मल्टी लेयर कंडीशंस, मतलब मल्टी थिंकिंग आप कंप्यूटर को दे सकते हो। आप इसको ऐसा समझिए यार, कंप्यूटर में जो भी हम कोड कर रहे हैं, एज अ डेवलपर हमारे लिए तो सिर्फ वो क्या है, एक कि भाई हमको कंप्यूटर को हर एक चीज समझानी है कि वो काम कैसे करेगा। लेकिन इसी चीज को आप यार एंड यूजर की नजर से देखो, जो वो उस चीज को यूज कर रहा है, उसके लिए तो भाई साहब ये एक मैजिकल मशीन है कि देखो मैंने ये जस्ट इनपुट किया, इसने फटाफट से देखो कैसे कैसे चीजें बता दी। ये देख लो, देखो मैंने इसको ये दिया, इसने ये सब बता दिया फटाफट से, एक कंडीशन इसने ये सब काम कर दिया। तो सारा काम हमारा कौन करता है, सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल, मैंने पेटीएम ऐप की बात करते हैं, पेटीएम ऐप बनाया गया, वो एक ऐप ही है, सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया। उसे मान लीजिए आपने यूपीआई बटन, यूपीआई करना है आपको, आपने उसका बटन क्लिक किया, उसे बटन क्लिक करने से पेमेंट भी हो गई, पेमेंट की रिसीप्ट भी क्रिएट हो गई। समझ रहे हैं आप कि एक कंडीशन के ट्रू होने पे फिर हमने दूसरा टास्क हुआ कि सामने वाले की कंडीशन ट्रू करना, उसको मनी भेजना और दूसरी कंडीशन को लाना। मतलब मल्टी लेयर ऑफ कंडीशन आप लगा सकते हैं। जैसे इसको और अच्छे से समझाना चाहें तो यूपीआई का ही एग्जांपल लेते हैं कि भाई मेरे को लेट से अपने फ्रेंड को यूपीआई करने 500 रुपीज पेटीएम से। तो सबसे पहले मुझे पेटीएम ऐप ओपन करना है, जिसके लिए मुझे पेटीएम का पासवर्ड डालना है। तो जब तक पासवर्ड नहीं डलेगा तब तक पेटीएम ऐप ओपन नहीं होगा। अब लेट से ऐप ओपन हो गया, पासवर्ड डल गया, ठीक, वो हुआ ट्रू। फिर ट्रू होने के बाद मेरे को अपने फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर सही हुआ तो वहां पे नाम आ जाएगा कि हाँ भाई इस नाम को आपको ट्रांसफर करना है। तो लेट से मेरा वहां पे आ गया ये वाली चीज कि हाँ भाई उसको ट्रांसफर करना है।
कि फ्रेंड को पेमेंट करना है। अब वहां पे जैसे ही उसका नाम आया, आपने उस पे क्लिक किया। पहले तो नंबर सही डलना चाहिए, सही नहीं डलेगा तो नाम नहीं आएगा। अब नाम नहीं आएगा तो पेमेंट नहीं होगी। तो नाम जैसे लेट से आपने सही नंबर डाला, नाम आ गया। तो अब फर्दर एक अगला स्टेप आए कि हाँ भाई, नाम आ गया है। अब उसके बाद नाम आ गया तो अब अमाउंट एंटर करो। अमाउंट जैसे ही आपने एंटर किया, फिर आपने अपना यूपीआई पिन डालना है। यूपीआई आपने पिन एंटर किया, गलत किया तो पेमेंट नहीं होगी, कर दिया तो हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। स्क्रिप्ट रेड, वो क्या नाम है, प्रिंट, जो आपकी रिसिप्ट प्रिंट है वो आ जाएगी। उसी को थोड़ा ऐसे समझो ध्यान से। लेट से इसी को मैं अगर लिखना चाहूँ, इफ अ मोबाइल, मतलब ऐसे लिख रहा हूं मैं सिंपल, लेकिन इसको हम मैथमेटिकल में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उसमें समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ। एक काइंड ऑफ सूडो कोड कहते हैं हम इस चीज को, वैसे तो सूडो कोड या सिंपली पर सूडो कोड कह सकते हैं, वो ज्यादा आसान है। लेट से मोबाइल, मैंने मोबाइल कोड डाला, तब जाके ऐप ओपन हुआ। फिर उसके अंदर दोबारा इफ आ गया। इफ मतलब करेक्ट मोबाइल नंबर जिसको ट्रांसफर करना है। जैसे ही वो डाला, फिर आ गया इफ करेक्ट करेक्ट यूपीआई पिन। जैसे ही डाला, अब जाके वो कोड रन हुआ। तो ये मल्टी लेयर कंडीशन, कि एक के बाद दूसरी कंडीशन के बाद तीसरी कंडीशन अगर एक के बाद एक सक्सेसफुली रन हुई, तब जाके कोड रन होगा। मतलब आपने एक ऐसा ब्लॉक जनरेट किया जो कि मल्टी लेयर कंडीशन से आपका, कह सकते हो ब्लॉक मल्टी लेयर कंडीशन से वो लेयर्ड है, मल्टी लेयर कंडीशन के अंडर है। तो उस तरीके से भी आप अपना कोड बना सकते हो। ये तो था सिंपल तरीका, कैसे आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, कैसे कैसे डिसीजन मेकिंग होती है। इफ, जहां पे सिर्फ ट्रू होने पे मुझे कुछ काम करवाना है। इफ एल्स, जहां पे ट्रू और फॉल्स दोनों के होने पे मुझे कुछ ना कुछ करवाना है। एल इफ, जहां मल्टी कंडीशंस तो हैं, लेकिन उनमें से किसी एक के ट्रू होने पर ही मुझे काम करवाना है, बाकी को छोड़ देना है। अगर पहली ट्रू हुई तो बाकी छोड़ दो, पहली फॉल्स हुई तब अगली को देखो। ऐसे कर करके मुझे सारे काम करवाने हैं। और तीसरा हो गया मेरा, चौथा हो गया मेरा नेस्टेड इफ एल्स। के मतलब नेस्टेड इफ एल्स कह लो या नेस्टेड इफ भी कह सकते हैं, एक दूसरा दो हो गए। चलो लेट्स से नेस्टेड इफ को पहले बात करते हैं, जो मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं। इफ के अंडर इफ, जो मेरा एग्जांपल ही है, वही मैं कह सकता हूँ नेस्टेड इफ एल्स। कि यार इफ के अंडर इफ एल्स या इफ एल्स के अंदर इफ, कैसे मर्जी आप इनकी लेयरिंग कर सकते हो, जिस तरीके से चाहो, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या अपने कोड के डिसीजन के अकॉर्डिंग अपनी एक स्टेटमेंट का एक पूरा मायाजाल बना सकते हो आप। तो ये था नेस्टेड इफ एल्स। अब मुझे यहाँ पे लेट से मेरे को एक डिसीजन तो लेना है, लेकिन मल्टी कंडीशंस के हिसाब से, मतलब मल्टी कंडीशन के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली मुझे अब डिसीजन लेना है। लेट से मैंने कहा, एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा यार शाम के 7 बज जाएं, मम्मी घर आ जाएं और अंधेरा हो जाए, तो मैं अपने दोस्तों के साथ लेट से घूमने निकलूंगा। समझ पाए? आपका घूमना 3 कंडीशंस के होने पे मैटर कर गया, कि 7 भी बजने चाहिए, मम्मी भी घर आ जानी चाहिए, अंधेरा भी हो जाना चाहिए, तब आप दोस्तों के साथ घूमने जाओगे। एक भी फॉल्स हो जाए तो नहीं जाओगे। तो ऐसे मल्टी कंडीशंस के कॉम्बिनेशंस को जब इस्तेमाल करना हो, तब कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए है, हम क्या करते हैं, इफ एल्स का ही इस्तेमाल होता है और किसी का नहीं। अगर मुझे लेट से सबके, मैंने कहा लेट से देखते हैं, मैंने कहा कि यार शाम के 7 बज जाए, तो कंडीशन 1, साथ साथ, तो हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए ध्यान से, एंड ऑपरेटर का। मैं लिखता हूं एंड, उसके बाद कंडीशन 2, फिर दोबारा से एंड कंडीशन 3। ऐसे आप जितनी मर्जी कंडीशन लगा सकते हो एंड एंड लिख के। लेट से अभी तक हम 3 ही रखते हैं, हमने ये बनाई। तो अब ध्यान से देखिए, कंडीशन 1, 2 एंड 3। यहां पे हुआ क्या, एंड क्या करता है, जनरल इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम एंड को कैसे देखते हैं? एंड को हम देखते हैं कि यार ये दो लेयर को आपस में कंबाइन करके एक सिंगल लेयर बनाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई, आ, कि लेट से
आई एम अ बॉय, जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ बॉय एंड आई वांट टू गो टू स्कूल, कि मैं एक लड़का हूँ, मुझे स्कूल जाना है। कोई सेंस नहीं बना, लेकिन मान लेते हैं लड़का हूँ, स्कूल जाना है। तो मैंने क्या किया, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स थी, एंड लगा के दोनों को मर्ज कर दिया कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा अच्छा सा। मैंने कहा, लेट्स से आप बाजार जा रहे हो, मैंने आपसे कहा कि यार बाजार जा रहे हो, एक काम करना, मेरे लिए एक बर्गर एंड मेरे लिए एक कोक लेते आना। समझ पाए आप कि आपने क्या कहा भाई, बर्गर लाना भी जरूरी है एंड साथ साथ कोक लाना भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, एंड क्या करता है, उन्हें कंबाइन करता है। कंबाइन मतलब इसके ट्रू होना, इसका ट्रू होना और इसका ट्रू होना, जब ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो इन सबके ट्रू कॉम्बिनेशन के बाद ये ओवरऑल ट्रू माना जाएगा। इन सबके ट्रू होने के बाद ये ओवरऑल ट्रू माना जाएगा। इनमें से एक भी अगर फॉल्स हो जाए तो ये ओवरऑल फॉल्स स्टेटमेंट मानी जाएगी। एक भी फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल फॉल्स मानी जाएगी। एग्जाम्पल वही दोबारा लेते हैं, बाजार वाला। मैंने आपसे कहा, लेट्स से आप बाजार जा रहे हो, मैंने कहा भाई काम करना, एक कोल्ड ड्रिंक ले आना एंड एक चिप्स ले आना एंड एक कोक लेते आना। ओ, एक कोल्ड ड्रिंक, एक चिप्स एंड एक बर्गर लेते आना। आपने कहा बर्गर नहीं मिला, मैं फिर रहने दो, मजा नहीं आया, तीनों होने चाहिए तभी आना। एक भी अगर फॉल्स हुआ तो मतलब मेरी तो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई ना एक तरीके से, क्योंकि मैंने तीनों की डिमांड की थी, मैंने तीनों के होने की डिमांड की। उनमें से अगर एक भी नहीं हुआ तो मेरी ओवरऑल डिमांड फॉल्स हो गई ना। तो एंड का इस्तेमाल करते हैं जब हमको सारी कंडीशन के ट्रू होने के लिए ही बात करनी हो, तो एंड को इस तरीके से देखते हैं। वहीं पे एक और होता है आपका, उसको हम देखते हैं कंडीशन टू, लेट्स से कंडीशन वन, और उसको कहते हैं और। फिर दोबारा कंडीशन टू और कंडीशन थ्री, इफ के साथ लेट से मैं लगा रहा हूं। तो यहां पे देखिए जरा ध्यान से, ये जो, सॉरी, ये जो कंडीशन वन टू और थ्री है हमारी, कैसे काम कर रही है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। कि भाई कंडीशन वन अगर ट्रू होती है, इसको एग्जांपल के थ्रू पहले देखते हैं, फिर आते हैं दोबारा यहाँ पे। अब वही बाजार वाला एग्जांपल, मैंने लेकिन आपसे यहाँ क्या कहा, मैंने कहा बाजार जा रहा हूँ, एक काम करना भाई, मेरे लिए एक बर्गर लेते आ। अगर बर्गर बर्गर लेते आना, या फिर पिज्जा लेते आना, या फिर मोमोज ले आना। मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे क्या कहा, बर्गर ले लेना, या तो फिर पिज्जा ले लेना, या तो फिर मोमोज ले लेना। मतलब मुझे तीनों चीजें नहीं चाहिए, इनमें से कोई एक भी मिल जाए ओके हूं मैं, आ जाना। तो और का मतलब ये होता है कि मल्टी कंडीशंस हैं, इनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो ओवरऑल सिचुएशन ट्रू मानी जाएगी। ओवरऑल सिचुएशन ट्रू मानी जाएगी। अगर मान लो एक भी ट्रू है बाकी सब फॉल्स हैं, तब भी वो ओवरऑल ट्रू मानी जाएगी। ये फॉल्स ही तब हो सकती है जब सारे फॉल्स हो, और को हम यूज करते हैं जब सारी कंडीशन को फॉल्स के हिसाब से चलाना हो। मतलब सारी कंडीशन जब फॉल्स हो तब और का ओवरऑल जो कंबाइन इफेक्ट होता है वो फॉल्स होता है। जैसे एंड के केस में सबका ट्रू, सब कंडीशंस के ट्रू होने का कंबाइन इफेक्ट ट्रू होता है, वैसे ही और के केस में सबके कंबाइन फॉल्स होने पर ही वो फॉल्स होता है। अदरवाइज एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू माना जाएगा। एंड के केस में एक भी फॉल्स हुआ, ओवरऑल फॉल्स माना जाएगा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो मल्टी कंडीशंस, कि आपको डिसीजन तो लेना है लेकिन मल्टी कंडीशन के बेसिस पे। तो इसके लिए हम एंड और का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेशल हमारे ऑपरेटर्स होते हैं एंड और, इसका इस्तेमाल इन जगहों पे ज्यादा किया जाता है। तो ये वाली चीज आपको समझ आई है कि कैसे हम इफ एल्स इन सब का इस्तेमाल, मतलब हमारी डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट्स हैं कैसे काम करती हैं, कैसे हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि भाई आपको डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के बाद आपको एक सेट ऑफ कोड को कैसे रन करना है। तो कंप्यूटर तो एक सेट ऑफ कोड को रन करेगा एक डिसीजन के ट्रू होने पे, मतलब इफ का काम, ट्रू और फॉल्स होने पे मतलब इफ और एल्स का काम, मल्टी कंडीशन जिसमें से किसी एक ब्लॉक को रन करना हो मतलब एलिफ वाला काम, या फिर नेस्टेड इफ एल्स मतलब
कंडीशंस के अंडर कंडीशंस डालना, नेस्टिंग करना, इफ की या इफ एल्स की अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस। उसके बाद हमने देखा एंड और का काम, कि कैसे एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर काम करते हैं, मतलब मल्टी कंडीशन पे एक डिसीजन बनाना, मल्टी कंडीशंस पे एक डिसीजन क्रिएट करना। तो उसके लिए हम एंड और का इस्तेमाल करते हैं। अब तक यहाँ पे हमने डिसीजन मेकिंग को कंप्लीट किया है। इसके बाद हमारा आइट्रेशन वाला पार्ट, मतलब लूप वाला पार्ट और बचता है। उसके बाद हम डायरेक्टली हमारे कोडिंग लेवल 1 पे आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इसको बहुत अच्छे से समझें, इसको दोबारा से पढ़ें। इस अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी मैं नोट्स या किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो इसके लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हम आप तो नोट से पढ़ा रहे हो, हम कहाँ से पढ़ेंगे। ये सारे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इन सबको देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। समझ पाए आप? लेकिन आप टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए। ऐसा ना हो कि यार आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको एक चीज समझा देता हूँ, कोडिंग एक ऐसी चीज है, कोडिंग हो गया या मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, मैथमेटिक्स कह लो या कोडिंग कह लो, ये ऐसी चीजें हैं जब तक आप इसको देखते रहोगे आपको समझ आएंगी, ऐसा नहीं होगा नहीं आएंगी। लेकिन ये इजी ही तब बनती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये स्ट्रांग ही तब हो सकती है। अदरवाइज कोई ये मुझे कह जाए भाई साहब मेरी प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग है, विदाउट प्रैक्टिस मैं मान ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकती। प्रोग्रामिंग सीखने में वक्त नहीं लगता जितना उसे अप्लाई करने में लग जाता है। मैं आपको अपनी कहानी बताया तो मैं अगर एक लैंग्वेज मैंने जो फर्स्ट टाइम सीखी थी उसे सीखने में मुझे महीना भी नहीं लगा था। अप्लाई करने में मुझे 4-4 5-5 महीने लग गए थे, कि अच्छा कोडर बनने में, उसमें अच्छा कोड हासिल करने में, एक अच्छा बेहतर कोडर बनने में मुझको 5 महीने लग गए थे लगभग। तो ये होता है, कोडिंग सीखना मुश्किल नहीं है, उसकी एप्लीकेशन मुश्किल है। तो इसको आप साथ-साथ पढ़ते रहोगे तो आपको टॉपिक जल्दी-जल्दी समझ आएँगे, आसानी से समझ आएँगे और डीपली समझ आएँगे। और बीच-बीच में मैंने बताया भी कि हम अपना कोडिंग लेवल भी आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे मैंने बताया, इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है, उसको कंप्लीट करते ही हम फिर 8-10 कोड जरूर करेंगे, सो दैट हमारा एक बेस लेवल कोड हमारा कंप्लीट हो। उसके बाद फिर हम थोड़ा टॉपिक और पढ़ के फिर एक लेवल गेन करेंगे। ऐसे कर करके हम सारे टॉपिक के साथ-साथ ही हम उनके कोडिंग देखते रहेंगे। फिर आखिरी में जब बेसिक लेवल हमारा कंप्लीट होने वाला होगा, हम एक बड़ा कोड जरूर बनाएंगे सारे टॉपिक्स को यूज करते हुए। तो इस तरीके से क्या होगा, हम हर लेयरिंग पे अपनी कोडिंग को स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है उन लेयर्स को आपको अंडरस्टैंड करना। तो इसीलिए आप बराबर से पढ़ते रहें, और जैसे-जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आप आगे की वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन सलाह यही है, पढ़ते-पढ़ते देखें। ऐसा ना हो पहले आप सोचे कि सारी वीडियो एक साथ देख के फिर मैं एकदम कोडर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। एक-एक करके वीडियो देखें, उनको समझें अच्छे से, फिर ही अगली वीडियो को देखें। तो आप जल्दी समझ सकते हैं। बिना पहली को समझे आप अगली देखने लगेंगे तो आप खुद कन्फ्यूज़ होंगे, जिससे आपको वो समझ नहीं आएगा मुझे करना क्या है। तो थैंक यू, देखते रहें।